हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जियो एक सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम सेशंस लेंगे, है ना। बेस्ड ऑन द सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए एमसीक्यूज आएंगे, सो दैट कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर अप हो जाए। और साथ ही साथ हमने लेक्चर्स भी ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, बस 3-4 लेक्चर्स बचे हैं आपके, और 3-4 लेक्चर्स में आपका सारा का सारा सिलेबस जो भी एड ऑन सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो मोर ओवर हमने 85 to 90% पार्ट ऑलरेडी कवर किया ही हुआ था। वह जो एडिशनल सिलेबस है जो पूछा गया है वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो रहेगा हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल लीजिए, है ना, या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल लीजिए, तो एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अकाउंटिंग में आपको पता है कंसिस्टेंसी लेके आनी है ना, क्वालिटी लेके आनी है ना। देन आपको मेजरिंग अच्छे से करनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको कंसिस्टेंसी के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे ए फॉर अकाउंटिंग पीरियड, बी फॉर बिजनेस एंटिटी, सी फॉर कॉस्ट कंजर्वेटिज्म एंड कंसिस्टेंसी, है ना। डी फॉर फुल डिस्क्लोजर या फिर डुअल एस्पेक्ट बोल लीजिए, ठीक है। देन डी फॉर डुअल एस्पेक्ट बोल लीजिए, ई फॉर मनी मेजरमेंट बोल लीजिए, एफ फॉर फुल डिस्क्लोजर हो गया आपका, ठीक है। देन जी फॉर गोइंग कंसर्न हो गया, है ना। देन उसके बाद आर ओ एम दैट इज रियलाइजेशन, है ना। रियलाइजेशन कंसेप्ट हो गया आपका, है ना। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हो गया आपका, मटेरियलिटी कंसेप्ट हो गया आपका। तो अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग चीज़ें जो है बनाई गई है, जो हमने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस की हैं डिटेल में, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है उसमें हम नॉन फाइनेंशियल या फिर क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है, जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन में जो कंसेप्ट आपको दे रखा है, ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको सिर्फ मनी रिलेटेड चीज़ें ही जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है आपका, है ना। कॉस्ट कंसेप्ट आपका ये बोलता है कि जब भी फिक्स एसेट आएगा तो उसको इंस्टॉल करने की सारी कॉस्ट आप ऐड करोगे। कंटिन्यूटी कंसेप्ट जो है वो बेसिकली कि कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी कंसेप्ट ये बोलता है कि हर साल आपने सेम डिफरेंट जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो नहीं करनी है, हर बार सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करने करने की कोशिश करनी है। हाँ, आप चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक रीज़न जो है देना पड़ेगा। देन अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप कैश बेसिस पे नहीं, आप अक्रूवल बेसिस पे जब ट्रांजैक्शन ड्यू हो, जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन हो उसी पीरियड में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द कंसेप्ट विच अज्यूम्स दैट बिजनेस विल लास्ट इंडेफिनेटली, कि बिजनेस जो है वो जिस पर्सन ने बिजनेस खोला है उसका बिजनेस वो क्या कंज्यूम करके चलता है। देखो, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये स्टार्ट करके ये चलता है कि, या फिर ये सोच के चलता है कि मैं अपने बिजनेस को चलाता ही रहूँगा, ठीक है, मैं अपने बिजनेस को कभी बंद नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अपने बिजनेस को गोइंग एंड गोइंग करता रहूँगा, ठीक है। तो आपका जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो बेसिकली बात करता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो ये चाहता है कि उसका बिजनेस चलता रहे, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको अपने अकाउंटिंग को पीरियड वाइज डिवाइड करना है। और कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, कि आपने फ्यूचर के लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए प्रोविजन बना सकते हो, बट जो फ्यूचर जो एंटिसिपेटेड या फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको आपने रिकॉर्ड कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोइंग कंसर्न। अब यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, देखो, अगर आज आपकी छोटी सी शॉप है तो कल को हो सकता है वो एक मॉल में कन्वर्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप कहाँ शो करते हो? लायबिलिटी साइड शो करते हो, है ना। अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया एंड एक एसेट्स हो गया, है ना। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो किसका पार्ट बनता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट बनता है। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। तो ओनर जो है उसने बिजनेस को क्या दे रखा है? एक तरह से पैसा दे रखा है, तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या है? एक तरह से लोन है। क्योंकि कल को वो बिजनेस अगर बंद होता है वो सारा का सारा पैसा ओनर को बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं बात करूं, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो बात करता है इसकी, ठीक है। चलिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट डिस्कस कर चुके हैं, गोइंग कंसर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज कितनी है आपकी? 10
10 लाख, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, ठीक है। मार्केट वैल्यू 12 लाख। अब अल्फा लिमिटेड ने क्या किया, उन्होंने अपने जब अकाउंट फाइनलाइज किया उन्होंने उसको 12 लाख पे रिकॉर्ड किया। किस पे रिकॉर्ड किया? 12 लाख पे रिकॉर्ड किया। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि जो कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जो एसेट आप खरीद रहे हो उसको जब तक उसको पुट टू यूज़ नहीं किया जाता उस तक के सारे खर्चे उसमें ऐड करना है और उसकी कॉस्ट वैसे डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 10 लाख उसका कॉस्ट है, 1 लाख उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो आपको कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? 11 लाख। मार्केट वैल्यू पे आप रिकॉर्ड नहीं करते तो आपने कॉस्ट कंसेप्ट की जो है वायलेशन करनी है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज वायलेटेड? तो कॉस्ट कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्या हुआ है? वायलेट हुआ है। एक्रूअल कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। मैचिंग कंसेप्ट बता देता हूँ कि मैचिंग कंसेप्ट मतलब जैसे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि भाई मान लो कि आपने 4 क्वांटिटी परचेज की एट द रेट 10 ईच और 2 क्वांटिटी आपने सेल कर दी एट द रेट 20 ईच। तो जब आप रेवेन्यू निकालोगे, रेवेन्यू कितना? 40 रुपीज़ हो गया, 2 इंटू 20। तो जो आप कॉस्ट लेस करोगे वो सारा का सारा 4 क्वांटिटी का लेस नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी का ही लेस करोगे, दैट इज 20 रुपीज़। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आपने साइड बाय साइड लेके चलना है। रियलाइजेशन कंसेप्ट बात करता है रेवेन्यू को कब रियलाइज करना है, ठीक है। जैसे गुड्स के केस में क्या हुआ? गुड्स के केस में आप रेवेन्यू को कब रियलाइज करोगे? जब आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। और सर्विसेज केस में कब रियलाइज करोगे? जब आप सर्विसेज को रेंडर कर देते हो, सर्विस को डिलीवर कर देते हो, ठीक है। और कोई अगर नेचुरल रिसोर्स होगा उस केस में क्या होगा? जब उसकी माइनिंग चल रही होगी, जब उसकी माइनिंग हो चुकी होगी या फिर माइनिंग चल रही होगी, ठीक है। व्हेन गुड्स इज माइंड, जब गुड्स माइंड हो जाते हैं तब उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट की यहाँ पर वायलेशन की गई है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स टू मेजर एज पर विच कंसेप्ट, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अपने आपको बिजनेस को अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने पीरियड वाइज डिवाइड करना है, ठीक है। तो बाकी हम एंटिटी कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, मैचिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्टेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर 25 लाख, ठीक है। 25 लाख का उसने परचेज किया एंड 80% of and sold 80% of such goods during the accounting year of 31st March of 2020, ठीक है। उसने क्या किया कि 31st मार्च 2020 तक जो है वो 80% गुड सोल्ड कर लिए, मतलब 25 लाख का आप पहले 80% निकाल लो, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका 20 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वॉज 4 लाख। ही वैल्यूड द क्लोथिंग इन्वेंट्री एट स्टॉक कॉस्ट, ठीक है। तो अब 5 लाख की आपकी इन्वेंट्री बची, ठीक है। 5 लाख की इन्वेंट्री थी और 4 लाख पे उसने क्या किया? हाँ जी, 4 लाख पे उसका जो है उसकी मार्केट वैल्यू आई। तो आपको इन्वेंट्री वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो इन्वेंट्री वाला टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि भाई जो इन्वेंट्री है उसको आप कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करना है, यस और नो? किस पे रिकॉर्ड करना है? विच एवर इज लेस पे। तो उसने बट क्या किया, उसने जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर ली, मतलब 5 लाख पे रिकॉर्ड कर ली। इस पे रिकॉर्ड कर ली, 5 लाख पे रिकॉर्ड कर ली, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर ली। तो उसने कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन किया है? उसने बेसिकली कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है कि उसको पता था कि भाई है मेरे 4 लाख का ही सामान बिकेगा 5 लाख की जगह, तो उसने वो 1 लाख रुपए जो है वो लॉस बुक कर लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट एंटीसिपेटेड लॉसेस को आपने रिकॉर्ड करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लैक्स एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग टू 18 लैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मोहन ने कितने का सामान लिया? 15 लाख का सामान लिया एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स। 4/5 कितना हो गया आपका? 4/5 ऑफ द गुड्स कितना हो गया भाई? हाँ जी, 4/5 इसका 15 लाख का, 4/5 निकाल लीजिए, कितना हो गया? 12 लाख, ठीक है। 12 लाख, 12 लाख का उसने सामान कितने में बेचा? 18 लाख में बेचा, तो उसका 6 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एंड कुछ उसके खर्चे लगे 2.5 लाख, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख उसने जो है नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। तो विच कंसेप्ट उसने फॉलो किया? तो उसने याद रखना मैचिंग कंसेप्ट फॉलो किया कि भाई जितना जो है, मान लो कि उसने 18 लाख का सामान बेचा होता और सारा का सारा 15 लाख लेस कर दिया होता, तो सिर्फ 3 लाख माइनस
2.5 लाख का आपका आपने एक्सपेंस बुक किया तो 0.5 लाख का ही आपका प्रॉफिट आता है, जो कि मैचिंग कंसेप्ट का एक तरह से क्या होता है, वायलेशन होता है कि जितना सामान बिका है, 4/5 सामान बिका है तो 4/5 का ही कॉस्ट आप क्या करोगे, लेस करोगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो मैचिंग कंसेप्ट उसने क्या किया है, वायलेट किया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो है, कनिका एंटरप्राइज फॉलो द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो कर रही है, ठीक है, हर बार सेम, ठीक है, हर बार सेम। तो हमने कंपेरेबिलिटी, कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो उसमें से कंसिस्टेंसी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एक ही है, कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम प्रूडेंस कंसेप्ट है, कन्वीनियंस करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कंपेरेबिलिटी करके कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कंसिस्टेंसी को जैसे कि मैं बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करनी है, बट कंसिस्टेंसी को आप कब ब्रेक कर सकते हो, to if to bring the books of accounts in accordance with the change in accounting standards। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया आया है या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ है, उस केस में अगर आपको अपना चेंज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी तो आप चेंज कर सकते हो। कोई लॉ में चेंज आ गया, उस केस में आप चेंज कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टांस आपके बिजनेस में आ गया कि भाई नया स्टैंडर्ड या फिर नया पॉलिसी फॉलो करने से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन है जो और अच्छी हो जाएगी, और ट्रू एंड फेयर हो जाएगी, और बेटर पिक्चर जो है वो शो करने लग जाएगा, तो उस केस में आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एक्सेप्ट कंसिस्टेंसी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न एंड अक्रूवल। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कौन कौन से हैं, वो है आपके कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, तो बिजनेस एंटिटी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी आपका जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो लूका पैसियोली याद रखिएगा, लूका पैसियोली जो है वो फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी अच्छे से रिवीजन इस पर्टिकुलर टॉपिक की हो गई हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में।